मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोमीट्री कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ से वेपोराइज्ड सैंपल को इस ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर एक आयोनाइजेशन वाला चैम्बर होता है, एक एसिलरेटर एंड कोलिमेटर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली अप्लाई किए जाते हैं और उसके बाद डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर के बाद इसका ग्राफ ड्रा किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और उस ग्राफ को मास स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब वेपोराइज्ड फॉर्म में सैंपल को इस ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और इस ट्यूब के अंदर पहला चैम्बर जो आयोनाइजेशन वाला है वो उस सैंपल को आयोनाइज करेगा। अब आयोनाइजेशन चैम्बर में यहाँ पर टंगस्टन का फिलामेंट है और उसको जब हीट किया जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस अमल को थर्मो आयोनिक इमिशन कहा जाता है। थर्मो आयोनिक इमिशन यानी जब किसी भी मेटल को हीट अप किया जाता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और इस अमल को थर्मो आयोनिक इमिशन कहा जाता है। हीटेड मेटल लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अबाउट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इसके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ होता है सैंपल। अब सैंपल हम मान लेते हैं हमारे पास सैंपल है ईथेन। तो ईथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। कार्बन के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा कार्बन होगा, इसके अंदर भी पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल जो है ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब इसके ऊपर ये अगर इथेन का मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले इलेक्ट्रॉन्स आकर टकराएंगे तो वो इसके अंदर से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉक कर देंगे। मान लेते हैं कि ये वाले 70 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट वाले फोटोन आए और ये इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराए और इसको नॉक आउट कर देंगे, तो ये एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके नतीजे में क्या होगा, इथेन का एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, CH3 ये तो एक किस्म का मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका ब्रेक डाउन भी करवा सकते हैं, तो मिथाइल केटाइन भी बन सकता है, H+ केटाइन भी बन सकता है, CH3CH2 वाला केटाइन भी बन सकता है। इसके अलावा एनाइन भी बन सकते हैं, H+ एनाइन, और फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। अगर तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा किसी बॉन्ड का तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। फ्री रेडिकल एनाइन और केटाइन हर किस्म के आयंस बन सकते हैं। तो इधर आयोनाइजेशन वाले चैम्बर में हर किस्म के आयंस बन जाएंगे, यानी इधर केटाइंस भी बनेंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ केटाइन, फ्री रेडिकल भी बनेंगे और एनाइन भी बनेंगे।
अब ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं इनको गुजारा जाएगा एसिलरेटर एंड कोलिमेटर से। एसिलरेटर या कोलिमेटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर एक होल होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो सिर्फ होल के अंदर से जब गुजरेंगे तो वो एक फाइन लाइन बनाएंगे इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इथेन के केस में कौन कौन से हो सकते हैं? CH3+ भी हो सकता है, CH3 CH2+ भी हो सकता है, H+ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है। जबकि एन आयंस और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो इधर ही रह जाएंगे, उनका ज़रूरत नहीं है, उनकी आगे इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़रूरत नहीं है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इस रीजन में आएंगे, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, तो मान लेते हैं ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के ऊपर अब दो किस्म की फोर्सेस होंगी। एक उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगा। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई करेंगे। तो अब नेट फोर्स जो इस आयन के ऊपर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये कर्व्ड पाथ में मूव कर जाएगा। नेट फोर्स एक चीज को इधर से भी खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है, तो उसका जो नेट पाथ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा और अल्टीमेटली आकर इस डिटेक्टर के ऊपर लग जाएगा, इस डिटेक्टर के ऊपर आ जाएगा। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करके इसका जो है एक मास स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब डिफरेंट आयंस हैं, अब उन आयंस का जो साइज है वो भी डिफरेंट है, यानी मास डिफरेंट है और उनका चार्ज भी डिफरेंट है। ये सिर्फ मोनो पॉजिटिवली चार्ज आयंस नहीं बनेंगे, बल्कि डाई पॉजिटिव चार्ज आयन भी बन सकते हैं। तो ये जो आयंस हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ M/E रेशो इस डिटेक्टर के ऊपर आकर इकट्ठे होते जाएंगे, इस डिटेक्टर के ऊपर आकर इकट्ठे होते जाएंगे। ये डिटेक्टर किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर रास्ते में होगा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इनका ग्राफ बनाता है, उस ग्राफ को कहा जाता है मास स्पेक्ट्रम। अब मास स्पेक्ट्रम जो है ये एक ग्राफ है बिटवीन द रिलेटिव अबंडेंस एंड M/Z रेशो ऑफ द आयन। तो रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि वो आयन कितनी ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है, तो जो आयन जितना स्टेबल होगा वो उतनी ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये मास स्पेक्ट्रम होता है, इसमें इस तरह की लाइंस होती हैं और एक लाइन जो है ये M/Z रेशो रिप्रेजेंट करती है और इस लाइन की हाइट जो है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द केटाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ये मान लेते हैं इथेन का केटाइन है, ये वाला केटाइन है और ये मिथाइल का केटाइन है। तो इसका मतलब है कि इथेन का केटाइन बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, उसके बाद ये वाला केटाइन होगा और उसके बाद ये वाला केटाइन होगा। तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर तो मैंने आपको इथेन की एग्जांपल दी। इथेन की आयोनाइजेशन के नतीजे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस बनेंगे और उनको फिर डिटेक्ट किया जाएगा। अब इथेन के केस में कम्प्लेक्स आयंस बनते हैं और बहुत ज्यादा आयंस बनते हैं। हम सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो अगर इसको हम खोल कर लिखें तो ये कार्बन है, इसका पहला शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये दूसरा शेल, दूसरे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना देगा, ये दूसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ और चौथा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे बॉन्ड बना देगा। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। अब जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे आयोनाइजेशन चैम्बर में, तो वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर लेते हैं। अब नतीजे में क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर आयन जनरेट हो जाएगा।
इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। इस मॉलिक्यूलर आयन का m/z रेशो अब क्या होगा, m इज द मास, और मास इसका कितना होगा, कार्बन का 12 होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं, +4 16 डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, +1 का है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया है, तो +1, z इज फॉर चार्ज, 16 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 16। तो इस मॉलिक्यूलर आयन का जो m/z रेशो है वो 16 बन रहा है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जब और 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली रेडिएशन आएंगी तो वो इस बॉन्ड की क्लीवेज भी करवा सकती हैं, ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड की क्लीवेज भी करवा सकती हैं। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि H+ आयन निकल जाएगा, ये कार्बन का पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये दूसरा शेल है, तो दूसरा शेल के हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड बनाए हुए हैं उसके साथ। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया था, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। अब यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन एटम निकल गया है तो ये अगेन एक मॉलिक्यूलर आयन है CH3+ का, और साथ में निकला है यहाँ से H+ आयन, एक H+ इधर से निकल गया है। तो इसका m/z रेशो कितना बनता है, इसका मास होगा, कार्बन का 12 होता है और 3 हाइड्रोजन हैं, तो 15/1, ओवरऑल इसका m/z 15 आ गया। इसके अलावा भी 2-3 और किस्म के आयंस के बनने की पॉसिबिलिटी है। एक CH2 भी बन सकता है, CH2+, इसका m/z होगा 14, 12 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। CH+ भी बन सकता है, तो इसका m/z होगा 13, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। C+ का आयन भी बन सकता है, तो इसका m/z होगा, एक ही कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 13 होता है। कार्बन 12 जो होता है उसका 99% अबंडेंस होता है और कार्बन 13 अबाउट 1% या 1% से भी कम होता है। इनका मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कुछ कार्बन 13 के भी आइसोटोप होंगे, अगर हुए तो वो बहुत कम होंगे, तो एक कार्बन 13 का भी यहाँ पर केटाइन बन सकता है, तो इसका m/z रेशो होगा 13। तो इन किस्म के आयंस के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इन किस्म के आयंस का जो मास स्पेक्ट्रम बनेगा, अगर हम इधर ड्रा करें तो यहाँ पर आ जाएगा m/z रेशो और इधर आ जाएगा रिलेटिव अबंडेंस। अब स्पेक्ट्रम उन्हीं आयंस का ड्रा होगा जो आयंस ज्यादा मिकदार में होंगे, और वो आयंस ज्यादा मिकदार में होंगे जो ज्यादा स्टेबल होंगे। एक CH4+ वाला आयन ज्यादा स्टेबल होता है और एक CH3+ का आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर m/z 15 बन रहा है और इधर 16, इधर 17, तो ज्यादा अबंडेंट आयन से ये CH4+ होगा, CH3+ होगा, और कोई एक CH4+ के अंदर कार्बन का 13 वाला आइसोटोप भी प्रेजेंट हो सकता है, तो इसका एटॉमिक मास होगा 17। तो 3 किस्म की पीक्स हमें यहाँ पर हासिल होंगी। सबसे ज्यादा मिकदार में जो आयन है वो CH4+ है, CH4+ आयन, जिसके अंदर कार्बन का जो आइसोटोप है वो कार्बन 12 है, और 15 नंबर पे हमें हासिल होगा CH3+। इसके अंदर भी कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है, और कुछ थोड़ी सी मिकदार जो है C13 की भी प्रेजेंट होगी, तो उसके नतीजे में CH4+ का आयन बनेगा और कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पर है 13। अब चूंकि 13 वाला आइसोटोप बहुत कम होता है, तो इस मॉलिक्यूलर आयन की वजह से जो पीक है वो शॉर्ट होगी। इस पीक की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है रिलेटिव अबंडेंस को, तो जो जितना अबंडेंट होगा उसकी पीक उतनी ज्यादा लेंथ वाली होगी। तो ये तकरीबन 3 किस्म के आयन्स हमें हासिल होते हैं मीथेन की मास स्पेक्ट्रम में। तो इस तरह इन फ्रेगमेंट्स की कंपोजिशन और इनकी रिलेटिव अबंडेंस से हमें अंदाजा हो सकता है कि सैंपल का स्ट्रक्चर किस तरह से था।